भैया पहुंचे ना किसान वाणी कई। यह कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि मंत्रालय भारत सरकार। उम्मीद करी थन अपना पचे स्वस्थ हो वो रोज प्रार्थना करी थन भगवान से कि अपना पचे हमेशा सुरक्षित रही और स्वस्थ रही। देखा भैया, जिंदगी में एक बात तो तय है भैया कि तय कुछ भी नहीं है, सही है ना। और भैया अपना से कहा कि इस दौर के लोगों में अपना पचे ईमानदारी ढूंढी थन। बड़े नादान है भैया, जहर की शीशी में दवा ढूंढ रहे हैं। और देखा भैया, जिन्हें ज्ञान है उन्हें घमंड कैसा, और जिन्हें घमंड है उन्हें ज्ञान कैसा, सही है ना। तक कहे का मतलब यह है भैया कि हर को अच्छा सोचे। न कद बड़ा है भैया, न पद बड़ा है, सही बात है ना। न कद बड़ा है न पद बड़ा है, मुसीबत में जो साथ खड़ा वह सबसे बड़ा है। ठीक। और अब चला सुनवावा जाए एक बढ़िया हंस का अंतान। होई गए राम भजन के बेरा, 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 होई गए राम भजन के बेरा। काहे करत अबेरा ए भैया, काहे करत अबेरा, होई गए राम भजन के बेरा, होई गए राम भजन के बेरा, होई गए राम भजन के बेरा। सुआ चरेरू बोलन लागे, सुआ चरेरू बोलन लागे, सुआ चरेरू बोलन लागे, सुआ चरेरू बोलन लागे। होएन लागो सबेरा ए भैया, होएन लागो सबेरा, होई गए राम भजन के बेरा, होई गए राम भजन के बेरा, होई गए राम भजन के बेरा, होई गए राम भजन के
आज भारत का किसान पहले से अधिक सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर है। इसका कारण है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार द्वारा लगभग 10 वर्षों से किसानों के लिए चलाई जा रही अनगिनत योजनाएं, जैसे सॉइल हेल्थ कार्ड, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, पीएम किसान समृद्धि योजना, पीएम कृषि सिंचाई योजना इत्यादि। इस वर्ष लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री जी ने कृषि के क्षेत्र में आधुनिकीकरण की दिशा में एक संकल्प लिया कि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में टेक्नोलॉजी आए, एग्री टेक को बल मिले, इसलिए विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों को हम ट्रेनिंग देंगे और हजारों ऐसे विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को भारत सरकार ड्रोन देगी, ट्रेनिंग देगी और हमारे एग्रीकल्चर के काम में ड्रोन की सेवाएं उपलब्ध हो, इसके लिए हम शुरुआत करेंगे। प्रारंभ हम 15,000 विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा ये ड्रोन की उड़ान का हम आरंभ कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ड्रोन दीदी योजना का शुभारंभ कर रहे हैं। भारत सरकार की नई पहल के अंतर्गत ड्रोन दीदी योजना को कार्यान्वित किया गया है। ड्रोन और उसके सहायक एक्सेसरीज की खरीद के लागत का 80% या अधिकतम 8 लाख रुपए तक स्वयं सहायता समूहों को केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस क्रांतिकारी पहल से अतिरिक्त आय अर्जित करने के लिए हमारे किसान सक्षम होंगे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार किसानों को ड्रोन के उपयोग के लिए प्रोत्साहित कर रही है। किसान ड्रोन का उपयोग कर पारंपरिक खेती के तरीकों को बदल रहा है। आधुनिक हाई रेजोल्यूशन कैमरा और उन्नत सेंसर से लैस किसान ड्रोन भारतीय कृषि क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की क्षमता रखते हैं। कीटनाशकों और उर्वरकों का छिड़काव, हवाई निगरानी, फसल और मृदा स्वास्थ्य की निगरानी, बीजारोपण, क्षतिग्रस्त फसलों का आकलन और फसल बीमा के दावों की जानकारी दे सकता है। किसान ड्रोन की उपलब्धता के लिए केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा ड्रोन की खरीद के लिए वित्तीय सहायता दी जा रही है। ड्रोन दीदी योजना को अपनाने से स्वयं सहायता समूह की महिलाओं पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा और इनकी आय में भी वृद्धि होगी। प्रधानमंत्री जी। कल तक जो हमारे किसान संसाधन के अभाव में कठिनाइयों में थे, वो अब नई तकनीक की ताकत से मजबूत हो रहे हैं और यही परिवर्तन हमारा नया भारत है, जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। अब दावा सुना जाए यह महत्वपूर्ण जानकारी। हमारे साथ किसानवाणी कार्यक्रम में स्टूडियो में मौजूद हैं जीवन लाल यादव। तो आज हम जीवन लाल यादव से बात करेंगे जंगलों के बारे में और वन के संरक्षण के बारे में और इससे जुड़े तमाम कुछ पहलुओं के बारे में। तो जीवन लाल जी, आपका आकाशवाणी स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर जी। तो जीवन लाल जी, जैसा कि इंसान जो है प्रकृति से लगातार छेड़छाड़ कर रहा है और नतीजा यह हुआ है कि इंसान को अपनी गलतियों का खामियाजा जो है प्राकृतिक आपदा के रूप में मिल रहा है। आज मनुष्य अपने फायदे के लिए लगातार वृक्षों को काट रहे हैं और काटने से वायु की कमी हो रही है। तो इस पे आप हमारे श्रोताओं को बताइए कि वनों की कटाई नहीं करनी चाहिए, इस पे कुछ आप बताएं। सबसे पहले मैं तुम्हें ग्रामीण भाइयों को ये बताना चाहूंगा कि जहाँ तक हो सके तो जंगल को बचाएं, जंगल की सुरक्षा करें जी, और जंगल का दुरुपयोग बिल्कुल न करें जी। दुरुपयोग जैसे कि सरकार द्वारा पहले वन अधिकार दिया गया था जी, आदिवासी भाइयों को पट्टा दिया गया था, जिसमें से कुछ तो जंगल थे और कुछ मैदानी क्षेत्र था। लेकिन जो जंगल था
उसका उन्हें संरक्षण करना चाहिए, अपितु उन्हें काटना। लेकिन कुछ जगह ऐसे देखने को मिल रहा है कि वो जितने भी पेड़ थे उनके अंदर उनको धीरे धीरे काट काट के सुखा रहे हैं, मतलब नीचे से गार्डनिंग कर रहे हैं, मतलब नीचे से उसके भाग को काट देते हैं और पेड़ ऑटोमेटिक सूख जाता है। तो इससे जंगल नष्ट ही हो रहा है। तो ऐसा तो बिल्कुल ही ना करें, जहां तक हो सके तो पेड़ और लगाएं, लेकिन गडलिंग बिल्कुल मत करें। अच्छा, एक फॉरेस्ट गार्ड के दृष्टिकोण से जी देखो, वन संरक्षक के नाते आपके क्या क्या कर्तव्य हैं, क्या क्या दायित्व है वनों को लेकर? हमारा तो मेन उद्देश्य और मेन काम है, मेन कार्य है कि हम जंगल को हर तरह से सुरक्षित करें। जंगल के और जंगल में रहने वाले जंगली जानवरों के, और उनके साथ साथ जंगल में बसे हुए गांव के ग्रामीणों को भी जागरूक करना, उनको सही दिशा निर्देश देना, उन्हें क्या करना चाहिए क्या ना करना चाहिए, इस चीज की बीच बीच में हिदायत देना, ये मुख्य उद्देश्य। अच्छा, जैसे कि अभी देखा जाए तो जंगली जानवर कभी कभी, ऐसे तो वो गांव में नहीं आते, जहां तक है पेड़ों के मतलब अंधाधुंध कटाई लोग कर देते हैं, तो कभी कभी वन प्राणी जो है गांव में आ जाते हैं। तो यदि अगर वन प्राणी जो है गांव में आ गए और किसी किसान भाई के फसलों का नुकसान उन्होंने कर दिया, तो इसकी भरपाई कैसे करते हैं? इसकी भरपाई ऐसे करते हैं जैसे कोई भी जंगली जानवर, जैसे सुअर है, नीलगाय है, जो भी जानवर है यहाँ, तो जैसे किसान भाइयों के खेत को नुकसान पहुंचा दिया, जी हाँ, तो सबसे पहले वो पटवारी को बुलवाएं। पटवारी को बुलाने के बाद मूल्यांकन, गांव के पटवारी जो हल्का पटवारी रहते हैं, हाँ। जहाँ का जिसका हल्का लगता है जी, वो सबसे पहले हल्का पटवारी को बुलवाएं और इसके बाद फिर उनसे मूल्यांकन करवाएं। मूल्यांकन कैसे होता है? मूल्यांकन ऐसे होता है कि पटवारी साहब उस जमीन को देखकर और फसल को देखकर उसका अनुमान लगाएंगे कि इनका इतना नुकसान हुआ है। जी। इसके बाद वहाँ बीट गार्ड साहब भी मौजूद रहेंगे, जो वहाँ के वन रक्षक होंगे, नाकेदार होंगे जो, तो वो भी वहाँ मौजूद रहेंगे। जी, आप भी मौजूद रहते हैं? हाँ। फिर इसके बाद जो होता है वो कार्यवाही वहाँ लिखी जाती है और लिखने के बाद वन परिक्षेत्र कार्यालय में जमा होता है। फिर नुकसान हुए अनुसार जो अनुमान लगाया जाता है वो शासन द्वारा उनको मुआवजा प्राप्त होती है। इस प्रोसेस में लगभग कितना समय लग जाता है? 2 से 3 महीने लग जाते हैं। 2 से 3 महीने में मतलब किसानों का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो जाती है? जी बिल्कुल हो जाती है। और देखा जाए तो कभी कभी जो जानवर जो है, ऐसे तो वो गांव में नहीं घुसते, लेकिन कभी कभी जानवर हैं, कभी इंसानों के साथ उनकी मुलाकात होती है तो उनको वो हानि भी पहुंचा देते हैं। जी बिल्कुल। हाँ, क्योंकि जंगल में यदि अगर कोई मतलब अपने पशु या मवेशी चराने जाते हैं तो उन्हें थोड़ा सा खतरा महसूस होता है जानवरों को। जी। तो कुछ हिंसक जानवर जो होते हैं वो उन पर आक्रमण कर देते हैं। जी बिल्कुल। तो इनसे उनके जान या माल की थोड़ी सी हानि होती है, या फिर कभी कभी उन्हें अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ता है। जी बिल्कुल। तो इससे की भरपाई कैसे होती है और इसके लिए जो है वन विभाग क्या करता है, कैसे इसकी आप भरपाई करते हैं इसको? जी, इसकी भरपाई ऐसे होती है जैसे किसी भी इंसान की मवेशी को जो लेके जंगल गए, उनकी मवेशी को किसी कारण अनुसार, मवेशी भी हो सकता है उसमें, और जंगली जानवर मवेशी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं कभी कभी, या फिर उनको जो इंसान है उस पर भी अटैक कर देते हैं, हमला कर देते हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, हम दोनों के बारे में बताएंगे, जैसे मवेशियों का जो नुकसान हुआ उसके बारे में भी और किसी इंसान का नुकसान हुआ उसके बारे में भी। तो सबसे पहले तो हम बता रहे हैं जैसे जो मवेशियों का हो, तो जैसे मवेशी को नुकसान पहुंचा दिया कोई भी जंगली जानवर, तो वहां से जैसे मवेशी पहले जब जंगली जानवर को नुकसान पहुंचाएंगे मवेशी तो भाग जाएंगे। जी। तो मवेशी भाग जाए वहां से, तो उनको भी जो उनके साथ चरवाहे हैं उनको भी चले जाना चाहिए। इसके बाद वो जाके अपने गांव में बताएं ग्रामीणों को, कुछ 2-4 लोग इकट्ठे हो लें, चिल्लाते शोर करते हल्ला करते आए। फिर इसके बाद जो वन रक्षक नाका रहता है वहाँ, तो वहां जाके सूचना दें, सूचित करें। फिर इसके बाद उनके साथ बीट गार्ड और उनके सुरक्षा श्रमिक और अन्य ग्रामीण होकर और जाके मौका की जांच करें। मौका का जांच करने के बाद इसके बाद वहां पास मौका पंचनामा बनाया जाता है, नजरी नक्शा बनाया जाता है। पंचनामा कौन बनाते हैं? ये बीट गार्ड बनाते हैं। ओके। जी, बीट गार्ड बनाते हैं।
तो वो मौका पंचनामा बनेगा, नजरी नक्शा बनेगा। इसके बाद यानी कि यदि किसी जानवर का नुकसान हुआ है, जानवरों का नुकसान हुआ है या इंसानों पर हमला हुआ है, तो वो सबसे पहले वो बीट गार्ड से संपर्क करें। जी, सबसे पहले बीट गार्ड से संपर्क करें, क्योंकि बीट का प्रभारी बीट गार्ड ही होता है जी। इसके ऊपर वो अपने स्तर के कर्मचारी अधिकारियों को फिर वो सूचित करेंगे, बताएंगे, तो वो लोग फिर मौके में आके कार्यवाही करेंगे। तो आवेदन बनवाएं, आवेदन बनवा के सरपंच साहब के पास चले जाएं, जो ग्राम प्रधान होते हैं जी। उनसे प्रमाण पत्र बनवाया जाता है और उसके बाद उनकी फोटो, प्रमाण पत्र और पासबुक, आधार कार्ड, उनका मतलब जो भी आइडेंटिटी कार्ड जैसे उनके हैं, आधार कार्ड, पासबुक वगैरह, वो लेके फिर वो लोग वन परिक्षेत्र कार्यालय में जमा कर देते हैं। तो उनकी यथाउचित भरपाई हो जाती है। जैसे जिसके जितने की मवेशी है, अनुमान लगाया जाता है कि इसकी मवेशी इतने की है, उस हिसाब से सरकार। और यदि किसी इंसान का नुकसान होता है, किसी इंसान को अपने जान से हाथ धोना पड़ता है, तो उसके लिए क्या मुआवजा देती है? 4 लाख देती है सरकार। 4 लाख रुपया। हाँ, उसके जैसे किसी इंसान को मार डाला टाइगर द्वारा, तो उसे 3-4 लाख रुपए सरकार देती है। इसके लिए भी वही प्रोसेस है? इसके लिए भी वही प्रोसेस है, सेम प्रोसेस है। अच्छा, हमारे किसान भाइयों को कभी कभी देखा जाता है कि नील गाय जो है, जंगली सुअर जो है, फसलों को नुकसान कर देते हैं। तो फसलों को नुकसान ना पहुंचाए, इसके लिए उन्हें अपने खेतों की सुरक्षा के लिए क्या प्रबंध करने चाहिए? अपने घरों की सुरक्षा के लिए क्या प्रबंध करने चाहिए? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल किया है आप। वो सबसे पहले तो जो खेत है जी, वो खेत में अपने खेत के चारों साइड जी, जैसे घर चारों तरफ जैसे घर में बहुत सारे पुराने कपड़े हैं या कि फिर पुराने बोरी हैं और ये भी ऐसे जो सफेद टाइप के जो दिखाई दें, वो अपने बाउंड्री के चारों तरफ, मतलब चारों कोनों पे उसको बीच में लगा दें, ताकि जानवरों को ये लगे कि यहाँ कोई है। ये पहली बात। दूसरी बात, अपने जैसे जंगल में कोई लकड़ी गिर गया है, किसी कारणवश सूख गया है, उसकी टहनियां तो नीचे गिरते ही हैं, वो जंगल से उठा लाएं और वहां आग जलाएं। आग जलाने के बाद जब आग जलता रहता है और उनको अपने खेत पे जब जागना ही पड़ता है, तो बीच बीच में हल्ला करते रहें, किसी चीज से ठोकते रहें, ड्रम बजाते रहें, जी, आग वोग जलाते रहें, तो जंगली जानवरों को ये लगता है कि कोई खेत पे है। और इससे खेत को कहना चाहिए एकदम से बचाया ही जा सकता है। इससे तो फिर कोई नुकसान ही नहीं होता, क्योंकि नील गाय, सुअर, चिंकारा ये जो आते हैं, तो ये कोई हावी जानवर नहीं होते हैं। ये सिर्फ फसलों को कभी कभी नुकसान पहुंचाते हैं। वो भी जो भी उनको ऐसा यदि लगा कि कोई है खेत पे, तो फिर जबरदस्ती करके नहीं घुसते हैं। हाँ, वो नहीं घुसते। ऐसे जंगली जानवर कभी नुकसान नहीं पहुंचाते। उन्हें जब डर लगता है, कि उन्हें लगता है कि हाँ हम पर आक्रमण होगा, या मनुष्य जब उन पर आक्रमण करता है तभी वो नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे कोई भी जंगली जानवर मेरे विचार से हिंसक नहीं होता। वो नहीं चाहता कि हम इंसानों से मुठभेड़, वो खुद अलग चले जाते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, कभी कभी जंगलों में आग भी लग जाती है जी, बिल्कुल, कुछ कारणों से। तो इसके लिए आप लोगों को बताएं कि यदि कोई इंसान जो है आग देख लिया कि हाँ जंगलों में आग लगी है, तो इस पे कैसे रोक लगानी चाहिए? इस पे जैसे सबसे पहले बात तो ये है कि जैसे जंगल में आग लगी है जी, तो सूचना मिलते ही वहां वन विभाग की टीम उपस्थित हो जाती है। इसके बाद संभवतः जितने भी प्रयास होते हैं वो सारे प्रयास किए जाते हैं। मतलब जैसे कि 4 से 6 मीटर दूर से ही जो खरपतवार हैं, जो पत्ते गिरे हुए हैं, उनको दोनों साइड एकदम साफ कर दिया जाता है। कम से कम 2-3 मीटर के अंतराल पे साफ कर देते हैं, ताकि इधर वाली आग अब इधर न बढ़ सके। पर कभी कभी हवाओं का झकोर इतना ज्यादा होता है कि उतने दूर की डिस्टेंस के बाद भी आग वहां से उछल कर और दूसरे साइड फिर लग जाती है। तो समतः हर एक प्रयास किए जाते हैं। और जैसे जो दोपहर का समय होता है, हाँ, उसमें तो बहुत तीव्र गर्मी रहती है जी, कभी हाँ जी, गर्मी के मौसम में और आग तो गर्मी के मौसम में ही लगती है। और तीव्र धूप होने के साथ साथ और हवा का भी बहाव कुछ ज्यादा ही रहता है। तो इस प्रकार से कभी कभी आग कंट्रोल से बाहर हो जाती है। पर फिर भी वन विभाग की टीम द्वारा उन्हें लगातार कोशिश किया जाता है कि आग बुझ जाए, और आग बुझ ही जाती है, ऐसा नहीं है, आग बुझ ही जाती है। आज ही देखा जाए तो इंसान जो है जंगलों की कटाई कर रहा है, चोरी छुपे भी कभी कभी कुछ लोग करते हैं। तो इसे कैसे रोकना चाहिए? इसे कैसे वन विभाग द्वारा रोका जाता है? जी, वो ऐसे रोका जाता है जैसे कि वहाँ गांव के ही बाहर के सुरक्षा श्रमिक रहते हैं जी,
और वहाँ बीट गार्ड साहब जो हैं वो रहते हैं और कुछ सुरक्षा श्रमिक रहते हैं। उनके द्वारा सतत निगरानी चलाई जाती है, सतत गश्ती। तो गश्ती कैसे करते हैं? गश्ती आप कैसे करते हैं? सुबह, दोपहर, शाम कैसे? पैदल गश्ती करते हैं, सुबह भी, शाम भी, दोपहर ही, जितना समय मतलब टाइम, खाना पीना खाने के बाद पूरा दिन काम जंगल घूमने का ही रहता है। जंगल में अपराध देखना, कहीं से कोई रेत तो नहीं निकाल रहा, कहीं से कोई गिट्टी तो नहीं निकाल रही, कहीं से कोई पेड़ तो नहीं काट रहा है, लेकिन फिर कहीं कोई ऐसे अनावश्यक आदमी तो नहीं घूम रहे हैं जिससे शिकार विकार का शंका होता है। तो ये सब चीजों के लिए वहां सतत निगरानी चलाई जाती है पूरा दिन। ऐसा टाइमिंग नहीं है कि मतलब हम लोग सुबह, शाम और दोपहर घूमते हैं। तो यदि ऐसा टाइमिंग हो जाएगा कि हम लोग सुबह, शाम और दोपहर घूमते हैं, तो अगले लोगों को तो ये पता चल जाएगा कि सुबह, शाम और दोपहर ही घूमते हैं। तो सुबह, शाम, दोपहर ना जाके अदर टाइम रात में, तो रात में भी घूमते हैं आप? रात में भी, जी बिल्कुल बिल्कुल, रात में भी गश्ती चलती है और दिन में भी गश्ती चलती है। तो गश्ती कैसे करते हैं? पैदल ही? हाँ, पैदल चल के गश्ती। अब जंगल में तो कहीं गाड़ी और ये सब जाना संभव नहीं, क्योंकि वहां रोड रास्ता तो है नहीं, पगडंडी टाइप के रास्ते हैं, उन पे गाड़ियां नहीं जा पाती हैं। तो वहां पैदल ही गश्ती होती है। जहां यथासंभवतः है वहां लोग फिर गाड़ी से भी जाते हैं। अच्छा, जंगलों का संरक्षण कैसे हो, इसके लिए आप हमारे किसान भाइयों को बताइए। किसान भाइयों से एक ही बात हम कहना चाहेंगे अपने वन विभाग की तरफ से जी, कि जहां तक हो सके तो पेड़ों की तो कटाई बिल्कुल ना करें जी। पेड़ों की कटाई होगी तो वर्षा नहीं होगी, नाना प्रकार की बीमारियां आएंगी। जी हाँ। और जो जंगली जानवर जंगल पे हैं शुद्ध हवा नहीं मिल सकते। हाँ, वो निकल के गांव आएंगे, शुद्ध हवा नहीं मिलेगा, सुंदर फल नहीं मिलेंगे, ये आपको लकड़ी नहीं मिलेगी। आप एक दिन के उपयोग के लिए एक पेड़ को काट दिए तो वो तो सिर्फ एक दिन के लिए ही यदि हुआ, यदि उसके टहनी बचे रहेंगे तो आपको वो सालों साल लकड़ी देते रहेंगे। तो जहां तक हो सके तो जंगल की कटाई और जंगल का शोषण भी ना करें। और एक बात और हम महत्वपूर्ण बात कहना चाहेंगे जी, किसान भाइयों से, कि जैसे शासन द्वारा जो वन अधिकार दिया गया था, जी हाँ, तो जितने में वन अधिकार, जितने हेक्टेयर, जितने डिसमिल या कि जितने एकड़ जिसको दिया गया है वो सिर्फ उतने का ही उपयोग करें। आदिवासियों को कभी कभी दिया जाता है। हाँ, दिया गया था। माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा उन्हें पट्टा बंटित किया गया था जी। तो अब वो उस चीज का थोड़ा सा दुरुपयोग कर रहे हैं। मतलब मिला है जैसे 1 एकड़ का और कब्जा कर लिए हैं 2 एकड़। तो ये इस प्रकार से वन विभाग की भूमि का शोषण ना करें। हाँ, सही बात। यथा उचित जिनका जो जहां से है वहां से उसका सदुपयोग करें और दुरुपयोग ना करें। दुरुपयोग ऐसे ना करें, जो उनके खेतों में पेड़ लगे हुए हैं उनको बेवजह सुखाएं मत। नीचे से गार्डलिंग करते हैं, गार्डलिंग करने के बाद अच्छा खासा वृक्ष सूख जाता है, कारण ही इंसानों के द्वारा उसे सुखा दिया जाता है, तबकि उनसे उन्हें कोई फायदा नहीं होती, पर वातावरण, पर्यावरण और जंगल को उस चीज से बहुत सारा नुकसान होता है। जहां तक हो सके अपने मेढ़ों में पेड़ लगाएं, अपने बाउंड्री में पेड़ लगाएं और कटाई तो बिल्कुल भी ना करें। चलिए, आपने बहुत अच्छी बात बताई। और अंत में आप क्या कहना चाहेंगे हमारे श्रोताओं से? हम श्रोताओं से अंत में यही कहना चाहेंगे कि जहां तक हो सके तो वन की रक्षा करें, उसकी सुरक्षा करें। वन है तो जल है और जल है तो जीवन है। और वनों से बहुत तरह के फल फूल, ठीक है ना, और शुद्ध हवा भी मिलती है। और ये वन आपका है, अपितु जो वहां काम कर रहा कर्मचारी उसका नहीं है, वो आपका ही है। वहां से शुद्ध हवा और सुंदर फल, पेड़ लगाएं। पेड़ लगाना तो महत्वपूर्ण उद्देश्य है जी हाँ, कि हर एक किसान को, हर एक मनुष्य को एक पेड़ काटने से पहले 100 पेड़ लगाने चाहिए। मेरे ख्याल से तो पेड़ों की कटाई कभी नहीं होनी चाहिए, कभी नहीं होनी, क्योंकि एक पेड़ जो है पूरी जिंदगी भर हमें हमारी सेवा ही करता रहता है, हमारे लिए वो ऑक्सीजन देता ही रहता है। वो हमारे द्वारा छोड़ी गई मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करता है और बदले में हमें शुद्ध ऑक्सीजन देता है। जी बिल्कुल। आज देखा जाए तो मतलब बड़े बड़े शहरों में पॉल्यूशन बढ़ रहा है, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ये सब, मिट्टी प्रदूषण, ये सब हो रहा है। और उसके लिए जो है मतलब सिर्फ एक पेड़ ये सब
प्रदूषण को तो आप अधिक लगाएंगे, पेड़ों के लगाएंगे, जंगल बचाए रखेंगे, तो ये सब जो है प्रदूषण खत्म कर देंगे और बदले में वर्षा भी कराते हैं समय पर। जी बिल्कुल कराते हैं, वर्षा कराते हैं। जहाँ वन है, सघन वन है, वहाँ वर्षा ज्यादा होती है। हाँ सही, और इससे किसानों को भी लाभ होता है। किसानों को भी लाभ होता है। तो किसान भाइयों से तो हमारा विनम्र निवेदन यही है, हम उन्हें संदेश देना चाह रहे हैं आपके स्टूडियो के माध्यम से कि जहां तक हो सके तो पेड़ों को बचाएं, पेड़ों का दुरुपयोग न करें और पेड़ लगाएं। जहां तक हो सके तो पेड़ लगाएं ही लगाएं, कभी उन्हें काटने और नुकसान पहुंचाने का ख्याल तक वो कभी ख्याल ही न लाएं। और उन्हीं का जंगल है, यदि वो बचाए रहेंगे तो उनके आने तक पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसी निरोगल जिंदगी अपनी गुजारते रहेंगे। क्योंकि जहाँ जंगल नहीं है, जहाँ शहर है, वहाँ सबसे ज्यादा बीमारी है। और जहाँ जंगल है, पेड़ पौधे हैं, वहाँ शुद्ध हवा मिलती है, सुंदर फल मिलते हैं, सुंदर लकड़ी मिलती है, जिससे इंसान जो गिरा हुआ लकड़ी उससे खाना बना के अपने आप को पूरा एनर्जी फुल मानता है। चलिए जीवन जी, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, हमारे स्टूडियो में आए और हमारे श्रोताओं को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। पूरा भैया समय नहीं बचा के अपने से और बात कही करी तो चला जाए उस अगले पंचन से की जाए। जय जवान जय किसान। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि मंत्रालय, भारत सरकार।